हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट की। फ्रेंड्स, आपका जो SGPGI का एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है। आपका एग्जाम 20 जून को हेल्ड कराया जाएगा। अगर आपके पास टोटल टाइम की बात करें तो आपके पास केवल 20 दिन बचते हैं। इसी में आपको एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने SGPGI वाला जो प्ले लिस्ट बनाया है उसमें जितने भी MCQ हैं उसको वहाँ पे रखा है, और साथ में जो हमारा UPNHM का प्ले लिस्ट है इसमें आपको 2000 से प्लस MCQ मिल जाएंगे। तो इसको दोनों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में जितने भी थ्योरी लेक्चर हैं उसको भी देखिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो तैयारी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, दिन रात एक करके करना है, क्योंकि 20 दिन ही आपके पास टाइम है और 20 दिन में अपना भविष्य बदलना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विज पोल मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, कोई भी बुक नहीं है MCQ का, तो हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे बहुत सारे जो बुक है हमारा उसमें बहुत सारे MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड सेल इज द, यानी कि जो मिड फीटल होते हैं इनका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है मिड फीटल का वो आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड और लीवर तीनों में होता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है ये प्राइमरी सोर्स पूछा गया है। तो जो प्राइमरी सोर्स है ब्लड फॉर्मेशन का इन फीटल लाइफ में वो आपका क्या होता है, लीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक है, लीवर। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स द मेन, यानी कि मोस्ट HB फाउंड इन एडल्ट इज, यानी तो फ्रेंड्स जो आपके हीमोग्लोबिन होता है इनके कई रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा क्वेश्चन कि आपके एडल्ट में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एडल्ट में आपका HbA पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें HbF की तो ये आपका क्या होता है, फीटस हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आपके फीटल में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक वाटर फीवर इज द स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया काज बाई, यानी कि आपका जो ब्लैक वाटर फीवर है ये एक प्रकार का मलेरिया का ही लक्षण होता है। तो ये किस कारण से होता है, किस प्रकार के प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोन होते हैं और ये क्या करते हैं, मलेरिया को काज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मलेरिया तो इन सभी के कारण होता है, सिंपल मलेरिया इसी के कारण होता है। ठीक है, ये भी मलेरिया काज करता है, ये भी मलेरिया काज करता है। बस ये जो रीजन होता है ये अलग अलग होता है, यानी कि कौन सा मलेरिया किस, यानी कि आपका जो वाइवेक्स है वो किस रीजन में काज करता है और आपका जो मलेरिया है वो किस रीजन में काज करता है। लेकिन अगर बात करें ब्लैक वाटर फीवर की तो ये किसके द्वारा होता है, एक प्रकार का मलेरिया ही है और ये आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला सही जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज करेक्ट इस फैक्ट, यानी कि एक को छोड़ के जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सही है। फ्रेंड्स, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये क्या काज करता है, TB काज करता है। और इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपीयर एज ए रेड रॉड इन ग्राम स्टैंडिंग स्पेसिमेन। और दूसरा जो स्टेटमेंट हमारा है आफ्टर बीइंग स्टेनिंग विद कार्बन फ्यूजन माइक्रोबैक्टीरियम रेसिस्ट डिक्लाइजेशन विद एसिड एल्कोहल। और उसके बाद में तीसरा जो आपका यहाँ पे है स्टेटमेंट ये दिया है माइक्रोबैक्टीरियम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड इन इट्स सेल वॉल। और चौथा स्टेटमेंट है माइक्रोबैक्टीरियम अपीयर एज ए रेड रॉड एसिड पार स्टेन स्पेसिमेन। तो यहाँ पे नीचे से देखते हैं कौन कौन का स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें माइक्रोबैक्टीरियम अपीयर रेड रॉड, ठीक है, इन इस एसिड फाड़, यानी कि जो आपका AB स्टेन होता है या इसको ZN स्टेन भी कहते हैं, इसमें ये रेड रॉड कलर के दिखाई देते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। और आपका जो यहाँ पे तीसरा वाला स्टेटमेंट है माइक्रोबैक्टीरियम हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ माइकोलिन एसिड इन द सेल वॉल, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके जो होता है इनके सेल वॉल होता है इनमें माइकोलिक एसिड पाया जाता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये है आफ्टर बीइंग स्टेंड कार्बल फ्यूजन, यानी कि कार्बल फ्यूजन डालने के बाद जो आपका डिक्लाइजेशन यूज करते हैं तो ये जो आपका एसिड एल्कोहल या फिर यहाँ पे बात करें H2SO4 को क्या कर देता है, रेसिस्ट कर देता है। तो ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसी को छोड़कर, ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को छोड़ के और सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, और बहुत सरल होगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका जो टिश्यू प्रोसेसिंग है उसका सीक्वेंस क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप टिश्यू प्रोसेसिंग वाला लेक्चर नहीं लिए हैं तो ये लेक्चर हमने ले रखा है, हिस्टोपैथोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से इनको जितने भी आपकी प्रोसेसिंग में चीज़ें यूज होती हैं सब कुछ हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। और क्वेश्चन पक्का कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा, 2 जगह से आपके मिलेगा, एक फिक्सेशन से और आपका प्रोसेसिंग से, दोनों से बहुत ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो लेक्चर आप जाके जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड टिश्यू प्रोसेसिंग का जो सीक्वेंस है, अगर फर्स्ट की बात करें तो क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन, इनफिल्ट्रेशन गलत है, ठीक है। क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, डिहाइड्रेशन गलत है। डिहाइड्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, क्लियरिंग ये भी गलत है। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्बेडिंग, सेक्शनिंग और स्टेनिंग, ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है ये एकदम से सही है। क्या है, पहले डिहाइड्रेशन होगा, फिर क्लियरिंग किया जाता है, फिर इनफिल्ट्रेशन होता है या फिर इम्प्रेग्नेशन दोनों कहते हैं, ठीक है। और इम्बेडिंग होता है यानी कि आपका जो ब्लॉक बनाया जाता है, फिर सेक्शनिंग किया जाता है यानी कि माइक्रोटोमी वाला प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में फिर इसका स्टेन किया जाता है, ठीक है। तो आपका लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये या फिर लास्ट वाला जो सीक्वेंस है वो सही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज, यानी कि एंटीसेप्टिक के सर्जरी के जो फादर हैं वो कौन है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे लिस्टर की तो यही आपके फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही जाएगा। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि लुईस पास्चर का क्या वर्क रहा है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, और रॉबर्ट कोच का और एंटोनी वान लीवनहॉक का, ठीक है। और ये भी बताइए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टराइजेशन, यानी कि यहाँ इसमें से जितने भी हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पर काज करता है स्टराइजेशन के प्रति, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि किल नहीं होता है जल्दी, ठीक है, कोई भी स्टराइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन देखें तो ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, वायरसेस है, स्पोर्स है, ठीक है, और प्रियॉन्स है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, प्रियॉन्स सही जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्रियॉन्स नहीं होता तो ऑप्शन आपका कौन सही जाता, तब आपका केस जाता यहाँ पे स्पोर पे, ठीक है, क्योंकि स्पोर सबसे ज़्यादा रेजिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रियॉन्स था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि प्रियॉन्स आपके एग्जाम में ना रहे, स्पोर्स रहे और आप स्पोर्स करके आइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन बीटा थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन लेवल इज इंक्रीज, यानी कि जो बीटा थैलीसीमिया होता है जो कि एक प्रकार का डिजीज है, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज है, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो कौन से प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो हीमोग्लोबिन एफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही जाएगा। हीमोग्लोबिन फीटस वाला जो होता है वो बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है डॉट डॉट फिक्सेटिव इज ए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर स्मेयर, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा फिक्सेटिव है जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जो हमारा सैंपल होता है या स्मेयर होता है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको फिक्स करके। तो फ्रेंड जो ऑप्शन हमारे हैं कार्बोक्स है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, 10% फार्मल सेलाइन है, नॉन ऑफ द दीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ही। तो फ्रेंड जो कार्बोबैक्स है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, इसको लिए हम इसको ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें 10% नॉर्मल सेलाइन की तो फ्रेंड्स ये नॉर्मली जनरली जो हमारा फिक्सेटिव यूज होता है उसके रूप में हम यहाँ पे इसको कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा कार्बोबैक्स, क्योंकि यही है आपका ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। ये कह रहा है कि फॉर ब्रेन एंड लिम्फ नोड व्हिच क्लियरिंग रेजेंट इज यूज। तो फ्रेंड्स जितने भी हमारे टिश्यू हैं उनको प्रोसेसिंग करते समय हमें क्लियरिंग की आवश्यकता होती है, तो क्लियरिंग के लिए हम अलग अलग प्रकार के, ठीक है, रेजेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछाएगा कि अगर ब्रेन और लिम्फ नोड का सैंपल आपके पास है तो उसके लिए आप कौन सा क्लियरिंग रेजेंट यूज करेंगे। तो ऑप्शंस जो हमारे दिए हुए हैं बेंजीन है, टॉलुलिन है, बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका बेंजीन और टॉलुलिन दोनों होगा, या फिर कैडर वुड ऑयल जो होता है इसका उपयोग करते हैं क्लियरिंग के लिए। तो फ्रेंड जो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि बेंजीन और टॉलुलिन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं आपके ब्रेन और लिम्फ नोड के क्लियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का है इन रॉकिंग माइक्रोटोम नाइफ इज हेल्ड रिजिड इन डॉट डॉट पोजीशन, यानी कि आपका जो रॉकिंग माइक्रोटोम है इसमें जो आपका नाइफ होता है वो किस रिजिड के रूप में, इसका जो रिजिड होता है इसका पोजीशन क्या होता है एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स माइक्रोटोम का अगर पूरा क्लास नहीं लिए हैं तो इसका भी लेक्चर आपका मिल जाएगा हिस्टोपैथोलॉजी के वाले प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जितने भी माइक्रोटोम है और उनका यूज क्या है, उनमें कौन सा नाइफ यूज करते हैं, सब कुछ बताया गया, ठीक है।
तो वहाँ से आपका जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसको भी हमने वहाँ पे जिक्र किया है कि आपके एग्जाम में एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर उसको देख लीजिए। और जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रॉकिंग माइक्रोटोम में जो आपका पोजीशन होता है नाइफ का वो क्या होता है, तो पोजीशन आपका होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे सैंपल होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाइफ का पूछा गया, ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम व्हिच गैस इज यूज, यानी कि आपका जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है फॉर फ्रीजिंग करने के लिए, यानी कि जो सैंपल होता है उसको फ्रीज करने के लिए और जो आपका नाइफ होता है उसको फ्रीज करने के लिए हम कौन से गैस का उपयोग करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम में। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम, हाइड्रोजन। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा ये आपका जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। अब आप बताइएगा कि जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है उसका उपयोग हम कब करते हैं, यानी किस प्रकार के टिश्यू को कट करने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो चलिए आप मत बताइए, हम ही बता देते हैं। जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है इसमें हम अर्जेंट बायोप्सी करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा टिश्यू होता है इसको हम फिक्स नहीं करते हैं और जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है इसको भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे आपका जो सैंपल होता है उसको हम लेते हैं और मतलब फ्रीज करके सीधे हम इसका क्या करते हैं, सेक्शनिंग कर देते हैं या फिर हम माइक्रोटोमिंग कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, अर्जेंट वाला ऑप्शन आएगा कि अर्जेंट बायोप्सी करने के लिए हम फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोलेजन इज द व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो आपका कोलेजन होता है वो आपका किस प्रकार का प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड जो कोलेजन होता है वो आपका यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वेगरेट आयरन हिमोटॉक्सिलिन कंटेन व्हिच रेजेंट। तो फ्रेंड जो वेगरेट आयरन हिमोटॉक्सिलिन है वो किस प्रकार का रेजेंट यहाँ पे रखता है। तो फ्रेंड जो आपके एब्सोल्यूट एल्कोहल है 29% फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 के 3 के तीनों आपके रखते हैं जो आपके वेगरेट आयरन हिमोटॉक्सिलिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएगा। अब हम आपको बता दें कि जो हीमोटॉक्सिलिन होता है, यानी कि जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं H&E स्टेनिंग, उसमें जो हीमोटॉक्सिलिन होता है ये कई प्रकार के होते हैं और इसका लेक्चर अभी हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन जल्द ही हम जितने भी हीमोटॉक्सिलिन होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, उनमें कौन कौन से रिएजेंट पड़े होते हैं, इसका हम लेक्चर आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि डीकलराइजेशन इज डन विथ सोल्यूशन इज ग्राम स्टेन, यानी कि आपका जो ग्राम स्टेन होता है इसका जो एक स्टेप होता है डीकलराइजेशन का, तो इसमें डीकलराइजेशन के लिए हम कौन सा यहाँ पे रिएजेंट का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें ऑप्शंस की तो एल्कोहल है, एसीटोन है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बोथ जाएगा, ए और बी, ठीक है। क्या सही जाएगा, ए और बी, यानी कि हम यहाँ पे एल्कोहल और एसीटोन दोनों का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर तो आप एसीटोन का उपयोग ही पाएंगे, लेकिन कभी कभी हम एल्कोहल का भी उपयोग करते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाले ऑप्शन में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम FB स्टेन में करते हैं, ठीक है। वो भी इनके परसेंटेज की मात्रा अलग अलग होती है। 2% सल्फ्यूरिक एसिड का भी उपयोग करेंगे, 20% कब करेंगे, ठीक है, 0.5% कब करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारा जो UPNHM वाला प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें हिस्टोपैथोलॉजी के जो MCQ कराए गए हैं उसको आके देख कर आप समझ सकते हैं। सॉरी, हिस्टोपैथोलॉजी नहीं, माइक्रोबायोलॉजी वाले जो MCQ कराए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सारी बातें एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करते रहेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है, ताकि आगे की तैयारी अच्छी से नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयरन इज अ टिश्यू डिटेक्टेड बाय व्हिच रिएक्शन, यानी कि जो आयरन है, किसी भी टिश्यू में आयरन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं, कौन सा वहाँ पे रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड, प्रूसियन ब्लू रिएक्शन, यूरेनियम नाइट्रेट मेथड, टोलुडाइन ब्लू मेथड। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ये आपका बी सही जाएगा, प्रूसियन ब्लू रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच हैलोजन इज यूज ए एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वुंड, यानी कि आपको घाव को साफ करना है तो आप यहाँ पे कौन से ऐसे हाइलोजन हैं जिनका उपयोग आप एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर और अन्य प्रकार के एंटीसेप्टिक का उपयोग करता तो आप कोई भी लगा देते या फिर जैसा क्वेश्चन पूछता, लेकिन यहाँ पे हाइलोजन पूछा है। तो जो हाइलोजन हमारा है आयोडीन सबसे ज़्यादा आपका एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है उंड को ड्रेसिंग करने के लिए, उंड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ठीक है।
अगर बात करें क्लोराइड का, तो क्लोराइड भी आपका हैलोजन है, लेकिन ये एक एंटीसेप्टिक नहीं है जो कि उंड साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच रे हैज वेरी पेनिट्रेशन पावर, यानी कि कौन सा रे है जिनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन का पावर होता है। अब ये पेनिट्रेशन का पावर पूछने का क्या मतलब है आपके यहाँ पे डीएमएलटी या बीएमएलटी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका रे है ये आपके यूटिलाइजेशन के रूप में मदद करती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है। जिसका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर उतना ही वो अच्छा से उस वस्तु को यूटिलाइज करेगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, एक्सरे है, कॉस्मिक रे है, गामा रे है या फिर ऑल ऑप्शन है। तो जो सबसे ज़्यादा आपका पेनिट्रेशन पावर होता है वो कॉस्मिक रे में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डायमीटर ऑफ एंटी माइक्रोबियल डिस्क, सॉरी बिक्स हो गया है यहाँ पे, डिस्क मस्ट बी, यानी कि आपका जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क होता है, यानी कि जो आपके ड्रग्स होते हैं समझ लीजिए इस तरह से, उनको क्या किया जाता है, उनका जो डायमीटर है वो क्या होता है। एक बार क्वेश्चन हम आपको फिर से समझाते हैं। जब आप यहाँ पे जो रजिस्टर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो डिस्क का यूज करते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे लिखे रहते होंगे आपके एंटीबायोटिक, तो उनका जो साइज है, डायमीटर है, वो क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इनका जो डायमीटर होता है वो 6 mm होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा, 6 mm। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका मलेरिया पैरासाइट होते हैं इनमें 2 प्रकार के लाइफ साइकिल पाई जाती है, एक सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि जो सेक्सुअल वाला साइकिल होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा स्नोगेंजी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम मलेरिया वाली क्लास नहीं लिए हैं तो इसका क्लास भी हमने ले रखा है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आपके लैब टेक्नीशियन हो, चाहे सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए हो और चाहे लैब असिस्टेंट के लिए हो। डीपीटी इज ए गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ, यानी कि जो डीपीटी एक प्रकार का आपका वैक्सीन है, इसका उपयोग किस चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जो डीपीटी होता है ये 3 चीज़ों के लिए बना होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है डिप्थेरी टेटनस है और डिप्थेरी पर्ट्यूसिस है। ठीक है, और डिप्थेरी टेटनस और पर्ट्यूसिस। ठीक है, फिर नॉन ऑप्शन है। तो आपका जो ऑप्शन है आपको हमने बताया कि डीपीटी का 3 शब्द से मिलकर बना है, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। तीनों के लिए ये उपयोगी है, तीनों प्रकार का वैक्सीन के रूप में उपयोग लाते हैं। यानी कि आपको डिप्थीरिया हो गया है तब भी आप डीपीटी लगवा लेंगे, टिटनेस हो गया है तब भी आप, और अगर पर्ट्यूसिस हो गया है तब भी आपको डीटीटी लगवाना होगा। अब हो गया है मतलब कि डिप्थीरिया काज करता होगा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, जैसे टिटनेस हो गया वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डीपीटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द साइज ऑफ HIV वायरस अबाउट, यानी कि आपका जो HIV वायरस होता है इसका साइज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर इनके ऑप्शंस की बात करें तो 30 से 60 nm है, 60 से 90 nm, 90 से 120 nm, 120 से 150 nm। जो सही साइज होता है आपके HIV वायरस का ये आपका हो जाता है यहाँ पे 90 से 120 nm। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 23 नंबर का है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी कि आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानिए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो जब आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आए और उसके बाद में जो अपनी संख्या को फैलाते हैं, इस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने आपके बॉडी में आए और फिर ये इंक्यूबेट करें, यानी कि सही से माहौल तलाशें और उसके बाद में अपनी संख्या बढ़ाने लगें, तो इनके बीच की जो टाइमिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये आपका होता है 1 से 6 मंथ। ठीक है, 1 to 6 मंथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट करना है किसी पेशेंट में तो आपको 6 महीने कम से कम रुकना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने से पहले भी डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने बाद आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, 6 महीने बाद टेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से इनको डिटेक्ट हो सकता है। यही केस आपका होता है HIV वाले केस में। ठीक है, और जो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 3 मंथ हो जाता है। ठीक है, 1 to 3 मंथ हो जाता है। ठीक है, 1 से 3 मंथ के बीच में आपको ये HIV के जो वायरस है वो दिखाई देने लगते हैं, और यही केस होता है आपका हेपेटाइटिस, यानी कि 1 से 6 बीच के मंथ में आपको दिखाई देने लगे। अगर 1 से 6 मंथ के बीच में, 1 से 6 मंथ के पहले आप देखना चाहते हैं, यानी कि 1 मंथ से पहले देखना चाहते हैं, तो ये आपको नहीं दिखाई देंगे नॉर्मली टेस्ट में, आपको इसके लिए सेबी नेट का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर आपको RT-PCR की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि
रोमेटाइड अर्थराइटिस ह्यूज टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि RH डिजीज जो होता है, ठीक है, RA डिजीज जो होता है, RH नहीं, RA डिजीज जो होता है वो किस प्रकार का डिजीज होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका रिमोटाइटिक अर्थराइटिस होता है, ठीक है, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ये वाला बी वाला सही जाएगा, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच टाइप ऑफ फंजाई प्रोड्यूस मॉइस्ट क्रीमी एंड ओपेक्यू कॉलोनी, यानी इसमें से कौन सा फंगस है जिसके पास जो कॉलोनी ग्रो होता है उसका कॉलोनी मॉइस्ट होता है, क्रीमी होता है और ओपेक्यू होता है। तो फ्रेंड्स आपका ईस्ट का कॉलोनी होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जील नेंसल स्टेन इज यूज फॉर फंजाई। तो फ्रेंड्स जो जेडन स्टेन होता है या इसको हम कहें एबी स्टेन, तो इसका उपयोग हम मोस्टली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंगस भी हैं जिनको हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं जेडन स्टेन। तो जो आपका वो फंगस है वो आपका कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है एस्टोमास्टिज, एक्टिनोमाइसिटीज, एस्परजिलस, नोकॉर्डिया या फिर डेमेटोफाइटिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेमेटोफाइटिस नहीं होगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा नोकॉर्डिया होगा। नोकॉर्डिया आपका जो है वो जेडन स्टेन को देता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्यूबरकुलिन एलर्जी इंड्यूस बाय इंजेक्शन ऑफ, यानी कि जो आपका ट्यूबरकुलिन एलर्जी होता है वो आपको इंड्यूस करते हैं इंजेक्शन के द्वारा। तो ये आपका किस प्रकार का बैसिलाई होता है, ये लीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लाइव होना चाहिए, ठीक है। लाइव बैसिलस होता है, किल्ड बैसिलस होता है, ट्यूबरकुलोप्रोटीन होता है या फिर ट्रांसफर फैक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या होते हैं, ये आपके लाइव बैसिलस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसिटीज आर। तो फ्रेंड्स जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रू फंजाई दैट रिसेंबल बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड है ट्रू बैक्टीरिया दैट रिसेंबल फंजाई, ट्रू वायरसेस दैट रिसेंबल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया दैट रिसेंबल वायरसेस। तो फ्रेंड्स जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये तो बैक्टीरिया होते हैं लेकिन इनका जो रूपरेखा होता है ये आपके फंगस के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से सही जाएगा कि ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, दैट रिसेंबल फंजाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड वाला सही जाएगा, ट्रू बैक्टीरिया दैट रिसेंबल फंजाई, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है पीडीएफ में, ये आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपके एनिमल्स होते हैं इन पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर होता है आपके बॉडी में, लेकिन वो बॉडी के किस पार्ट में होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके दो पार्ट में मतलब कि स्टोर होते हैं, एक तो लीवर में और ये आपके मसल्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोथ ए एंड बी वाला सही जाएगा, ठीक है। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो आपके लीवर में आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्शन में इसे लिखिएगा कमेंट में 29, ठीक है, फिर वहाँ पे लिख लीजिएगा लीवर डैश, जो भी उनका नाम होगा कार्बोहाइड्रेट का उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हार्मोन व्हिच डिटेक्ट द प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपके टेस्टोस्टेरोन है, पैराटिन है, बीटा HCG है और प्रोगेस्टेरोन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सही जाएगा बीटा HCG सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c इज, यानी कि आपका जो नॉर्मल वैल्यू होता है ये क्या होता है आपके HbA1c का, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानिए कि HbA1c क्या होता है। तो HbA1c एक प्रकार का हीमोग्लोबिन ही होता है। इसको किस हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, इसको हम ग्लाइकोलिसिस हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिस हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये कनेक्ट होता है आपके कुछ प्रकार के जो शुगर होते हैं उनसे कनेक्ट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे कनेक्ट होता है और ये डिटेक्ट करता है आपके 1 या 2 मंथ का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, इससे ये डिटेक्ट हो जाता है। तो ये अगर हम कई दिनों का हीमोग्लोबिन चेक करना कई दिनों का शुगर लेवल अगर चेक करना चाहते हैं पेशेंट में तो आप HbA1c वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यही पूछा है कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, ठीक है। आप कमेंट में 31 लिख के और जो भी परसेंटेज होगा उसको लिख दीजिएगा। इससे आपका पता चलेगा कि जो प्रिपरेशन है वो आपका कैसे चल रहा है। जितने भी सीरीज हमने कराए हैं आपको उसमें लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि आप इसको स्वयं से करिए, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिए ताकि पता चल सके आप लोग लेक्चर ले रहे हैं। और अगर आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो सही से चल रही है या फिर अभी ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका पता हो गया होगा कि किस डेट को हो, 20 दिन को आपका एग्ज़ाम है, 20 दिन आपका बचे हैं।
अब आपको सोचना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। हम डेली आपको MCQ देंगे, साथ साथ में हम जो इस समय PDF बनाए हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हम जल्द से जल्द ऐसा करने वाले हैं कि हम कम से कम 100 क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, 100 क्वेश्चन लेकर आए। हम उसमें क्वालिटी नहीं देखेंगे, हम उसका जो PDF है कहीं से भी जो क्वेश्चन मिलेगा उसका हम PDF बनाएंगे, उसको हम सॉल्व कराएंगे और प्रत्येक जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन के हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। आप अभी देख भी रहे होंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं हम वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको बताने की कोशिश की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। बस केवल आप अपना विश्वास रखिए, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए मेडी साइंस ट्यूटोरियल से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।